हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को हिंदी के पेपर होने वाला है। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखिएगा, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि क्लास 10th का जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, इसमें मैं पूरे 70 के 70 यानी कि 70 में 70 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा मैं बताने वाला हूँ। देखिए, हिंदी के पूरे किताब से यानी कि पूरे बुक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं बताने वाला हूं। अब इसमें देखिए, गद्यांश और पद्यांश में बताऊंगा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 22 फरवरी को आपका पेपर ही लगा हुआ है। तो और ये बहुत ही ज्यादा करीब में है, समझो होने वाला ही है। इसके बाद में संस्कृत का गद्य पद्य बताऊंगा। ठीक है, संस्कृत का क्या बताऊंगा, गद्य और पद्य बताऊंगा। यहाँ पे जीवन परिचय में कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, यानी कि कवि का जीवन परिचय बताऊंगा और लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो बताऊंगा। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में देख लीजिए, हिंदी व्याकरण पूरा आज बताने वाला हूं। रस छंद अलंकार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बताऊंगा। और यहाँ पे पत्र लेखन बताने वाला हूं और निबंध लिखना किस तरीके से आपको बताने वाला हूं। यानी कि 70 में 70 नंबर आज आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा लिख कर बताने वाला हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उत्तर किस तरीके से देना, सारा कुछ लिख कर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी अच्छा नंबर बन सके हिंदी में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका हिंदी में 100 में से ये मान के चलिए कि 80 से 90 नंबर आपका हिंदी में कोई रोक नहीं सकता, इतना आना है। ठीक है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें बताऊंगा। हर टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक करके मैं सारा कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बताऊंगा, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, पत्र लेखन, निबंध, उसके बाद में सारा कुछ ऐसे करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा, हिंदी व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपका आ जाता है उपसर्ग। उपसर्ग, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जितने भी उपसर्ग इसमें हम बताने वाले हैं सब लगातार पूछे जाने वाले उपसर्ग हैं। ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होगा जो 5 से 10 वर्ष तक नहीं पूछा गया हो। ठीक है, सब 5 वर्ष 10 वर्ष के ही अंदर पूछे गए हैं। देखिए, उपसर्ग में इस होता है जो पहले लगाया जाता है। देखिए, जैसे आ है, नाथ लगा दिए। देखिए, आ के बाद नाथ लगा दिए तो क्या हो गया, अनाथ। हिंसा में आ लगा दिए तो अहिंसा हो गया। ठीक है, वैसे अन का क्या हो जाएगा, अनंत, अनर्थ, अनादि। यानी कि आ और ना लगा रहेगा शुरू में। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगता है, ठीक है, यही होता है। और अधि में क्या होता है, अधिकार, अधिकरण, अधिकृत। तो इस सब को अच्छे से आप लोग देखिए, जितने भी मैं बता रहा हूँ सब बहुत ही बार पूछे गए हैं, सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हो जाएगा अपवाद, अपमान, अपहरण। ठीक है, इसमें से एक एक करके पूछेगा या 2 लिखना रहेगा आपको, 2 नंबर का आता है। ठीक है, अनुभव, अनु का क्या हो जाएगा, अनुभव, अनुग्रह और अनुसार। ठीक है, उसके बाद उप का क्या होगा, उपहार, उपकार, उपवन। सह का क्या हो जाएगा, सहमति, सहकारी, सहयोग। ठीक, निर का हो जाएगा निर्भय, निर्वाह, निराकार। अभि का होगा अभिलाषा, अभिशाप, अभिसार। परि का होगा परिभाषा, परिणाम, परिचय। यहाँ पे हो जाएगा सु का सुरक्षा, सुधार, सुलभ। प्रा का हो जाएगा प्रमाण, प्रकार और प्रधान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही है। ठीक है, इतना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूं। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय वो होता है जिसमें बाद में लगता है, यानी कि वो शब्द बाद में जोड़े जाते हैं, शब्द के बाद। तो यहाँ पे जैसे वाट है, वाट को हम सजा में वाट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सजावट। थका में वाट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, थकावट। और बना में वाट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बनावट। तो इस तरीके से होगा, वाट का हो जाएगा सजावट, थकावट, बनावट। ठीक है, और यहाँ पे आई का हो जाएगा पढ़ाई, भलाई, लिखाई, यानी कि पीछे ही जुड़ेगा। ठीक है, प्रत्यय में। और तो का हो जाएगा घनत्व, प्रभुत्व, बंधुत्व। ठीक है, यहाँ पे ता का होगा सुंदरता, एकता, मधुरता। ठीक है, हट का हो जाएगा आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है, इतना सारा कुछ मैं जो बता रहा हूं ये सब 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, अच्छे से इसको तैयार करना। अगला देखिए पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची जितने हैं सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एक बार लिखा हूं ये मत समझना कि यही तालाब का ही पूछा गया है। सारे के सारे जितने भी इसमें हम लिखे हैं शब्द सबका पूछा गया है और कई साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो इतना जो इंपॉर्टेंट है इसको मैं बता रहा हूं।
पहला हो जाएगा इसमें तालाब, तालाब का हो जाएगा जलाशय, ताल, पोखर, ठीक है। गांव में बोलते हैं पोखर, देखिए लोग, और तालाब बोलते हैं, तालाब का ताल भी बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं। जलाशय हो गया। हवा का हो जाएगा पवन, वायु, समीर, अनिल, ठीक है। इतना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का हो जाएगा सूरज, रवि, भानु, दिनकर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा पुष्प का हो जाएगा फूल, कुसुम, सुमन। आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, अंतरिक्ष। आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, चक्षु, नयन। जल का हो जाएगा पानी, नीर, पय, सारंग, ठीक है। सांप का हो जाएगा सर्प, भुजंग, विषधर, नाग, ठीक है। अश्व का हो जाएगा तुरंग, घोटक, तुरंग, घोड़ा, घोटक। पर्वत का हो जाएगा गिरी, भूधर, पहाड़, शैल। तो शैल पुत्री जो देवी हैं वो पहाड़ों पे रहती हैं, इसलिए उनका शैल बोला जाता है। तो यहाँ पे पहाड़ का हो जाएगा शैल भी, ठीक है। जंगल का हो जाएगा वन, आरण्य, कनन, विपिन। बादल का हो जाएगा मेघ, अम्बुद, नीरद, जलद। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा इतना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरे का। तो अगला इसमें रहेगा समास। देखिए पूरा आज बताने वाले हैं ना कि हिंदी व्याकरण पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। इसी में से आपका पूरा पूरा मिलेगा। समास में हो जाएगा जल थल। देखिए जल थल में क्या होता है, जल और थल होता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। पांच पत्र, पांच पात्रों का समूह यानी कि द्विगुण होगा, ठीक है। अन्य जल यानी कि अन्य और जल, ये द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, ये हो जाएगा द्विगुण समास। तो इसमें एक चीज देखिए जिसमें संबंध व्यक्त किया जाए, जैसे जल और थल में संबंध है, ठीक है। जल और थल जिसमें और लग जाता है वो द्वंद्व समास हो जाता है। जो किसी चीज का समूह रहता है वो हो जाता है द्विगुण समास, ठीक है। यहाँ पे तिरंग, पिता और पुत्र में देखिए पिता पुत्र, तो यहाँ हो जाएगा पिता और पुत्र द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें और लगा है, संबंध है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह यानी कि द्विगुण समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का समूह यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, ये हो जाएगा द्विगुण। चौराहा, 4 राहों का समूह यानी कि द्विगुण। जो भी सामूहिक होगा वो सब द्विगुण होगा। और द्वंद्व समास वो होता है जिसमें और लगता है, ठीक है। चौमासा, 4 मासों का समूह, इसे कहते हैं चौमासा यानी कि द्विगुण होगा। पंचवटी, 5 वटों यानी कि वृक्षों का समूह, ये भी द्विगुण होगा। तो यहाँ पे एक चीज और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसमें और लगता है वो द्वंद्व समास होता है, जिसमें एक समूह होता है वो द्विगुण समास होते हैं, ठीक है। सप्ताह का होता है 7 दिनों का समूह, द्विगुण समास होगा। त्रिफला का होगा 3 फलों का समूह, ये भी द्विगुण समास होगा। पाप पुण्य का होगा पाप और पुण्य, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो यानी कि जिसमें और लगता है बीच में वो द्वंद्व समास होते हैं। जिसमें कोई समूह बनता है 3-4 चीजों का, किसी भी चीज का समूह, वो होता है द्विगुण समास, ठीक है। अब अगला है तत्सम, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरे वो क्वेश्चन हैं, वो समास लिए हैं इसमें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी किताब में बहुत सारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए तत्सम। अब तत्सम देखिए, कुआं का होगा कूप, तत्सम और एक शुद्ध रूप होता है, तो ये आपका शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुआं का कूप, ओठ का होगा ओष्ठ, ये शुद्ध शब्द यानी कि संस्कृत से है। सावन का हो जाएगा श्रवण, कपूर का हो जाएगा कर्पूर, आंख का हो जाएगा अच्छ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका खीर का क्षीर, कान का कर्ण, और यहाँ पे मीत, यहाँ पे मीट लिखे हैं लेकिन मीट नहीं होगा, मीत। मीत का हो जाएगा मित्र, कंधा का हो जाएगा स्कंद, फूल का हो जाएगा पुष्प। तो ये तत्सम थे यानी कि ये शुद्ध रूप थे और ये अशुद्ध रूप, ठीक है। तो जितने भी हैं सब कई बार पूछे गए, इनको आप किताब, अगर विश्वास नहीं है किताब से आप ढूंढ कर देख लीजिएगा, किसी पत्रिका से, ठीक है। विद्या क्वेश्चंस जो भी आपके पास है उसमें देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। तो ये बहुत चुनिंदे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप तैयार करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तभी तो आपका 80 से 90 नंबर हिंदी में मिलेगा। तो चलिए अगला क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अलंकार, देखिए आप इसको अलंकार बताएंगे, ठीक है। अलंकार बताएंगे, रस बताएंगे, छंद बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप रहेगा, पहला है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन, ठीक है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है यानी कि तुलना की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी भी अच्छी चीज यानी कि प्रसिद्ध चीज से किसी दूसरी वस्तु का अगर उससे समानता की जाए, उससे तुलना किया जाए, तो क्या होता है उपमा अलंकार यानी कि उपमा दिया जाता है। तो उदाहरण में इसके देखते हैं, जैसे उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस काव्य पंक्ति में मुख जो है उपमेय है
चंद्रमा उपमान है, ठीक है। और मनोहर समान धर्म है तथा समवचक यानी कि सम क्या है, वाचक शब्द होने के कारण उपमा अलंकार है, ठीक है। इसमें यह बताया जा रहा है मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। और चंद्रमा बहुत प्रसिद्ध, वो अलग ही चीज है, ठीक है। तो इसमें मुख का जो है चंद्रमा से समानता बताया जा रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, वाचक है, सम शब्द वाचक है, इसलिए उपमा अलंकार। अगला देखते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में भिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। भैया इसमें ऐसा है कि जब कोई वस्तु उस वस्तु से बिल्कुल अलग है तब भी उसी से समानता बताया जाए तो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि बंदो हरिराई यानी कि इसमें ये पंक्ति किससे लिया गया तो आपको पता है, यानी कि कमल के समान कृष्ण के चरण की बताई जा रही है कि कमल के समान प्रभु के जो चरण है। देखिए अब कमल अलग चीज है और चरण अलग चीज है, लेकिन तब भी वो कमल के समान उनके पांव को बताया जा रहा है, यानी कि चरण को। तो इस काव्य पंक्ति में उपमेय यानी कि चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है, ठीक है। बताया गया है दोनों में अभिन्नता है, दोनों एक है ना, दोनों अभिन्नता है लेकिन एक है। इस अभेदता के कारण यह रूपक अलंकार है। भैया चरण और कमल में बहुत फर्क है, तो ये एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रूपक अलंकार हो गया। अगला है रस। अगला देखते हैं रस, ठीक है। यहाँ पे है रस। रस में हास्य रस, देखिए किसी पदार्थ या व्यक्ति, यहाँ पे पदार्थ की जगह पे किसी वस्तु भी कह सकते हो, ठीक है। किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद यानी कि सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, यानी कि हंसी का, ठीक है, हंसने का जो भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं, यानी कि उसे हास्य कहते हैं, तो इसे हास्य रस कहा जाता है, यानी कि उसे हास्य कहते हैं। जो इच्छा करता है आपका विनोद यानी कि जो इच्छा हंसने की इच्छा करता है, तो यहाँ पे हास्य रस होगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति या वेशभूषा देखकर, चेष्टा आदि को देखकर, यानी कि देखकर अगर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, विनोद को छोड़ दिए, भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सा एक सिंपल सा, इसमें अगर ये नहीं पता है तो ये कैसा लिख सकते हो, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, उसके वेशभूषा को देखकर, ऐसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु के वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में या हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। भाई देखने के बाद हंसने का होता है तो वो क्या होता है, हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है नाना वाहन नाना वेशा, हिसे शिव समाज निज देखा, ठीक है। को मुख विपुल मुख कहू, बिन पद कर कोई बहु पद बाहु। तो इसमें यह बताया जा रहा है, देखिए इसमें क्या हो गया, स्पष्टीकरण इसका। अस्थाई भाव क्या है, हास्य का। विभव आलम्ब यानी कि स्वयं शिव जी हैं, ठीक है। और विचित्र वेशभूषा भी शिव जी का है। तो यहाँ पे अनुभव क्या हो रहा है, शिव जी का हंसना, ठीक है। इसमें अनुभव क्या किया, शिव जी का हंसना। करुण रस देखते हैं। अगला करुण रस, जब प्रिय व्यक्ति या मन चाही वस्तु, ठीक है। जब प्रिय, यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जब प्रिय व्यक्ति या मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उनका कोई अनिष्ट होना, अनिष्ट होना का मतलब कोई भी नुकसान, हानि होने पर हृदय में जो शोक से भरा जाए, यानी कि हृदय जब जो शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभव, अनुभव व संचारी भावों के मेल से शोक अस्थाई भाव जन्म लेता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तुओं के नष्ट होने या उसका कुछ भी हानि होने पर जो आपके हृदय में शोक, तो आपका हृदय शोक से भर जाता है, यानी कि दुख से भर जाता है, तो करुण रस जागृत होता है। वहां पे कौन सा रस जागृत होता है, करुण रस। इसमें विभव, अनुभव, संचारी भावों के मेल से शोक अस्थाई भाव जन्म होता है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो इस उदाहरण में देखिए द्रौपदी अभिमन्यु की मृत्यु के दुख में डूबी है। यह द्रौपदी आश्रय है कि अभिमन्यु का शरीर जो है, अभिमन्यु का मृतक जो शरीर है, आलंबन
तथा शोक कुल वातावरण उद्दीपन, यानी कि पूरे कुल में उनके शोक का वातावरण है, इसे उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन। रोना क्या हो जाएगा, संचारी भाव। शोक करुण रस हो गया, ठीक है, शोक करुण रस हो गया। तो इसको आप लोग इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो। अगला देखिए छंद, ठीक है, यहाँ पे हम देखें छंद। छंद में हो जाएगा सोराठा पहला है, दोहे का उल्टा रूप सोराठा कहलाता है, ठीक है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होता है, समान रहती है। इसके विषम, यानी कि विषम कौन होता है, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरे चरणों में 11-11 और सम, यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में के अंत में जगण, यानी कि क्या होता है, एक मात्रिक, दो मात्रिक और एक मात्रिक, इस तरीके से का निषेध होता है, ठीक है, इस तरीके का निषेध होता है। यहाँ पे हो जाएगा मूक होई वचाल पंगु, मूक होई वचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमय दहान, ठीक है। इसमें क्या है, दो इसमें पंक्ति, यहाँ ये आपका एक उदाहरण है, इसको उदाहरण को आप लिख कर अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, क्योंकि सोराठा अच्छा रोला छंद में से एक जरूर पूछा जाता है, चाहे सोराठा पूछा जाए या फिर रोला पूछा जाए। तो अगला देखिए रोला में है, रोला एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है, इसके सभी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11-11 और 13-13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है, 11-11 या 13-13 मात्राओं पर यति होती है। अगला यहाँ पे उदाहरण इसका देख लीजिए आप, इसका उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पे है को विप पंचत प्राप्त सुनि जमगन धावत, ठीक है, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, ठीक है, पय तकी लोथ त्रिप भागा के तट लवत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत, ठीक है। ये है, इसकी मात्राएं हमने नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, वैसे आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख देंगे तो काफी है, नहीं तो इसकी मात्राएं भी लिख देंगे, जिसमें मात्राएं होती हैं, कहोगे तो इस पे एक वीडियो जल्द ही बना के डाल देंगे, ठीक है, अगर कमेंट करोगे तो। यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, इस उदाहरण में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति हैं, अतः यार रोला छंद का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं संधि विच्छेद। अगला हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद, इसमें है इत्यादि का, देखिए इत्यादि का होता है इति प्लस आदि, ठीक है, अत्याचार का होता है अतिचारा, अत्याचारा का होगा अति प्लस आचारा, स्वागतम का होगा सु प्लस आगतम, ठीक है, यदापि का होगा यदि प्लस आप, और अत्यंतः का होगा अति प्लस अंतः। यहाँ पे हो जाएगा गुरुवदेश का हो जाएगा गुरु प्लस आदेश, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, ठीक है, प्रति धन एकम, मध्यावरीय, ठीक है, मध्यारिया, तो यहाँ हो जाएगा मधुर प्लस अरिया, और पितृदेश, ठीक है, पित्रादेश में हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश का हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन 2022 के लिए, ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना। 22 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे लिखना है, सेवा में बिजली विभाग सुल्तानपुर, जो आपका वहां क्षेत्र लगता होगा, ठीक है, उसको डालना है। विषय क्या रहेगा, बिजली की अनियमित आपूर्ति। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शुरू में ऐसे लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखना है मान्यवर, कॉमा लगा देना है, यहाँ लिखना है हम हनुमानगंज नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती है।
हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी एक प्रतिनिधित्व मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने कॉलोनी में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। हमें खेद है कि 3 सप्ताह व्यतीत होने के बाद भी कोई भी कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में हमारी आपसे निवेदन है कि बिजली समस्या का निराकरण पर विशेष ध्यान दें। हमारी कॉलोनी में समय निर्धारित कर बिजली की कम से कम 16 से 18 घंटे करने की कृपा करें। हमारे कॉलोनी के लोग आपका अत्यंत आभारी रहेंगे। हनुमानगंज कॉलोनी, सुल्तानपुर। यहाँ पे डेट डाल देना है, दिनांक, ठीक है, जो भी रहेगा। तो बस इस तरीके से आपको एक पत्र लिखना है जो कि आएगा। अगर आप लोग शुल्क मुक्ति के लिए पत्र देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके देख सकते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए भी वहां पे हमने एक वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो अगला देखिए इसमें क्या रहेगा। अनिवार्य संस्कृत का गद्यांश है, इस तरीके से दिया रहेगा गद्यांश। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भवे भवेत्। तो इस तरीके से दिया रहेगा। आपको संकेत के रूप में यहाँ पहले लिखना है सर्वे भवन्तु डॉट करके भवति, ठीक है। यहाँ हम संदर्भ लिखते हैं, इसका संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृता पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अगला इसका अनुवाद कैसे करेंगे। यह कर्म वीरों की संस्कृति है, ठीक है। अनुवाद में इस तरीके से लिखेंगे, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्मरत रहते हुए मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। यह इसका यानी कि भारतीय संस्कृति का, ठीक है, कहती है पहले कर्म उसके बाद फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं, तब निरंतर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब तरह से त्यागने योग्य है। यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे, ठीक है। इसका अनुवाद ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। ये गद्यांश था, ठीक है, अनिवार्य संस्कृत का एक गद्यांश था, ठीक है। अब पद्यांश एक देख लीजिए। यहाँ पे पद्यांश एक बता दे रहे हैं। मनम हित्या प्रियो भवति किंतु न सोचति, ठीक है। कमम हित्वार्थवन भवति लोभम हित्वा सुखी भवति। तो इस तरीके से ये यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा। इस गद्यांश को अनिवार्य संस्कृत का यहाँ पे संकेत के रूप में पहले 2 शब्द यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मनयम हित्वा, तो यहाँ पे डॉट करके सुखी भवित लिख देना है। यहाँ हम करेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी, कौन सा पाठ है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। इसका देखिए अनुवाद यहाँ पे करेंगे। अनुवाद होगा यच्छा पूछता है, यानी कि यच्छ पूछता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है। यानी कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है और क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता है। कामना यानी कि इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बन जाता है, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का है, यानी कि 6 नंबर का आपका यहाँ पे हो गया अनिवार्य संस्कृत का गद्यांश और अनिवार्य संस्कृत का पद्यांश, 6 12 नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अनिवार्य संस्कृत का और बता दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से बता दे रहे हैं, अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। बस यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है और डाटा इतना हमारे पास है नहीं तो वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन क्या क्या तैयार करना है इसको देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। उधो मन नहीं जगदीश, ये आपका यहाँ पे 2 हिंदी का गद्यांश और पद्यांश दोनों दिए, ठीक है। उधो और निर्गुण कौन, ठीक है, कितनी जीवन सच्चा प्रेम वही है, ये आपको 4 यहाँ पे दिया गया है।
गद्यांश और पद्यांश जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसकी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द ही, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज वहां पे आपको उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो इंतजार कीजिए, आपका अगले ही दिन वीडियो आपको मिल जाएगी पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी जो है डाटा का प्रॉब्लम है, इसलिए हम पूरी वीडियो नहीं डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो रुक जाएगा, एक भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज वीडियो बस इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी इसका, तो ठीक है, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट अगले दिन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।